वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखते हैं तो आपको थर्ड पार्ट समझ नहीं आएगा। तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि पहले आप देख लीजिएगा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट एंड देन आप ये थर्ड पार्ट देखिएगा, उसके बाद आपको ईजीली समझ आ जाएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते। Inscriptions constitute the most reliable source of our knowledge of the ancient Indian history. So inscriptions जो है वो ancient Indian history अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या important sources है। The study of inscriptions is called epigraphy. जो inscriptions की study होती है उसे epigraphy कहा जाता है। Being engraved on stone slabs, pillar, rocks, copper plates, walls of buildings, etc. सो इंस्क्रिप्शंस कहाँ पाए जाते हैं? इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं स्टोन स्लैब्स पर, पत्थरों पर, किसी पिलर पर, कॉपर प्लेट्स पर या दीवारों की बिल्डिंग पर। जैसे कि आप कभी इंडिया गेट गए होंगे तो वहाँ पर इंडिया गेट के पास एक मेमोरियल बना है जहाँ पर ईंटों पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। उस तरीके से उस समय के इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, ईंटों पर लिखे हुए, बिल्डिंग्स पर लिखे हुए इत्यादि। इंस्क्रिप्शंस आर नाइदर इजी पेरिशेबल नॉर कैन दे बी इजीली टेम्पर्ड विद। यहाँ पर पेरिशेबल का मतलब है कि जल्दी से नष्ट नहीं हो सकते। नाइदर इजीली पेरिशेबल, जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो जल्दी नष्ट नहीं होते। Majority of inscriptions are commemorative, dedicatory or dedication of donative. They commemorate some particular event, public or private, or record of dedication of some buildings or image, or bear testimony to grants of lands. सो ज़्यादातर जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो मिलते हैं कोमेमोरेटिव और डेडिकेटरी और डोनेटिव, कि राजाओं के द्वारा क्या क्या दान किया जाता था, उनके द्वारा कौन से इवेंट्स किए जाते थे, क्या संबंध थे पब्लिक एवं प्राइवेट रिलेशनशिप के बारे में, एट्सेट्रा। ओके, then although the correct and definite dates are not always mentioned, yet the changing character of the script enables us to determine the approximate age of the inscriptions. तो जो हमें इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होते हैं वहाँ पर एकदम एग्जैक्ट डेट तो नहीं प्राप्त होती, लेकिन जिसके द्वारा लिखे गए होते हैं वो इंस्क्रिप्शंस, उससे हमें पता चलता है कि ये किस कालखंड या कौन सी शताब्दी के होंगे। द स्क्रिप्ट ऑल्सो इंडिकेट्स द लैंग्वेज नोन इन दोज डेज। जिस स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं तो वो हमें बताती है कि उस कालखंड के दौरान या उस समय कौन सी भाषाएं जानी जाती थी और पढ़ी लिखी जाती थी। दे आर रिटन इन डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एट्सेट्रा। सो जो इंस्क्रिप्शंस है वो हमें बहुत सी भाषाओं में मिलते हैं, पाली, प्राकृत, फिर संस्कृत, तमिल, तेलुगु इत्यादि में। बिफोर द गुप्ता पीरियड मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत। जो गुप्ता पीरियड था उससे पहले जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स वर prevalent in writing these inscriptions was ब्राह्मणी एंड खरोष्टी। तो जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे वो दो लिपियों में लिखे जाते थे, दो तरीके की लिपियों का यूज़ हुआ करता था, एक ब्राह्मणी एंड दूसरा खरोष्टी। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी while only a few were written in Kharoshti, which was derived from Aramaic and similar to the Semitic alphabet. So जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है वो लिखे जाते थे ब्राह्मणी लिपि में और कम ही जो इंस्क्रिप्शन है वो लिखे जाते थे खरोष्ठी लिपि से। सो खरोष्ठी लिपि है वो अरामाइक भाषा से ली गई है और सिमिलर है सेमेटिक अल्फ़ाबेट्स के। द सीरीज ऑफ डिसाइफर्ड इंडियन इंस्क्रिप्शंस ओपन with the edicts of the great Mauryan emperor अशोका। सो आज तक जो सीरीज़ पढ़ी गई है इंस्क्रिप्शंस की उसमें हमें ग्रेट मौर्यन एम्परर लाइक अशोका के बारे में जानकारी मिलती है। दीज एडिक्ट्स आर रॉयल कमांड्स
फॉर रेगुलेटिंग सोशल, रिलीजियस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। सो हमें जो एडिक्ट्स मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि स्टेट में किस तरीके से सोशल रिलेशनशिप रहेगी, किस तरीके के लॉ रहेंगे, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के बारे में बताते हैं। कृपया बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि आई कांट स्टॉप दैट बैकग्राउंड नॉइज़, मैं कितनों को रोकूंगा। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका on rocks and pillars not only tell us about his law of piety but also enables us to form an idea of the extent of his empire। हमें अशोकन एम्पायर सिर्फ यही नहीं बताता कि किस तरीके से उनके राज्य में परिचालन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन होता था, लेकिन ये हमें ये भी बताते हैं कि उनका एम्पायर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। फ्रॉम द अशोकन इंस्क्रिप्शंस वी कम टू नो अबाउट अशोकाज रिलीजियस पॉलिसी धम्मा। सो अशोकन जो इंस्क्रिप्शंस है वहाँ से हमें अशोका के रिलीजियस पॉलिसी के बारे में पता चलता है, जो कि धम्मा। आपको धम्मा के बारे में पता होगा, यदि नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि धम्मा एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा अशोका ने बौद्ध धर्म को फैलाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पर्सनल कैरेक्टर, एडवांसमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, द एंशियंट लैंग्वेज एंड अशोकाज रिलेशन विद अदर कंट्रीज। सो हमें ये भी जानकारी मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस तरीके से था, पर्सनल करेक्टर किस तरीके का था जैसे कि अशोका का, एंड देन एडवांसमेंट कैसी थी, किस तरीके से एडवांसमेंट थी उस काल में, एजुकेशनल सिस्टम कैसा था और कौन सी भाषाएं बोली जाती थी, और अशोका के इंटरनेशनल रिलेशन कैसे थे अदर कंट्रीज़ के साथ। ओके, moreover they also throw light on Mauryan art. These written records, which are mostly in the Prakrit language, were engraved in Brahmic script, bearing a few in the northwest which were engraved in Kharoshthi script written from right to left। तो खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, और हमें जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो हमें मौर्यन आर्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। ज़्यादातर जो लिखा हुआ है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, द पोस्ट मौर्यन एंड गुप्ता इंस्क्रिप्शंस फॉल इनटू टू कैटेगरीज, ऑफिशियल एंड प्राइवेट। सो जो मौर्यन काल से पूर्व के जो इंस्क्रिप्शंस है, गुप्ता और मौर्यन काल के पूर्व के, वो दो भागों में बांटे जाते हैं, ऑफिशियल एवं प्राइवेट, निजी और सरकारी या फिर राज्य के। ओके, द ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस जनरली रिकॉर्ड द रॉयल अचीवमेंट्स एंड आर रिटन बाय कोर्ट पोएट्स। सो यहाँ पर जो ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो लिखे जाते हैं कोर्ट पोएट के द्वारा, दरबारी लेखकों के द्वारा, और ये इनमें हमें पता चलता है रॉयल अचीवमेंट्स की, एक राजा की अचीवमेंट क्या है और राजा किन किन युद्धों को जीता है और उन्होंने कितना दान किया है वगैरह वगैरह। ओके, अमंग सच इंस्क्रिप्शंस पॉपुलरली नोन एज द प्रशस्तिज, द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस आर द प्रशस्ति ऑफ द एम्परर समुद्रगुप्ता engraved on the Ashoka pillar at Allahabad, the हाथी गुम्पा प्रशस्ति ऑफ किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि प्रशस्ति जो है वो सबसे ज़्यादा है, और समुद्रगुप्त के द्वारा जो लिखी गई एक प्रशस्ति है वो अशोक पिलर पर लिखी गई थी, इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है जिसे, इलाहाबाद में, और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है जो हमें आज तक इतिहास में मिलती है। एंड देन द हाथी गुम्फा प्रशस्ति ऑफ किंग कारवेला ऑफ कलिंगा। सो ये प्रशस्ति आप पढ़ लीजिएगा। ओके, बहुत ही अटपटी है। सो कलिंगा के द्वारा लिखी गई थी, कलिंगा के जो किंग थे खारवेला, उनके द्वारा। द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ द किंग गौतमी बालाश्री, द गिरनार इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग रुद्रदमन। द इंस्क्रिप्शंस engraved on the copper plates are available in large number। जो तांबे की प्लेट में हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस वो हमें बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। दे कंटेन एन अकाउंट ऑफ land grants made by different rulers। These inscriptions they describe area of land granted and also the date of the grant। Some of them also describe the achievement of the rulers who granted lands।
सो जो हमें तांबे की प्लेटों में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो हमें दिए गए दान के बारे में जानकारी देते हैं. सम ऑफ देम ऑल्सो डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ द रूलर्स हु ग्रांटेड लैंड्स. These inscriptions, beside many more of private individuals or local officers, have furnished us with names of various kings, boundaries of their kingdoms, and sometimes useful dates of and clues to many important events. तो ये हमें बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में क्लूज और डेट भी देते हैं, और इसको प्राइवेटली भी लिखा गया है, प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस आर मोर न्यूमरस देन द ऑफिशियल वंस. They are mostly engraved in temples or on images of stones or metal. So जो प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस है वो ज़्यादातर मंदिरों में लिखे गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कई जगह पर कि अगर कोई कुछ दान करता है तो साथ में एक प्लेट दे देता है जिस पर लिखा होता है ये इनके द्वारा दान दिया गया था. उस तरीके से ये प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं. दीज हैव प्रोवाइडेड एज इंफॉर्मेशन कंसर्निंग dates of construction of temple, the development of architecture and sculpture at various places during different times, and also the growth of regional language. Thus these inscriptions have been of great help in tracing the evolution of art and religion, and also in determining the general conditions in any specific पीरियड. ये हमें जानकारी देते हैं कि कोई टेम्पल यदि बनाया गया था तो किस कालखंड में, किस समय और किस डेट को बनाया गया था, और ये हमें रिलीजन के बारे में भी बताता है, डिटरमाइन करता है जनरल कंडीशन के बारे में उस स्पेसिफिक पीरियड की. ओके, द हिस्ट्री ऑफ सातवाहनाज रूलर हैज़ बिन बेस्ड मोस्टली ऑन देयर इंस्क्रिप्शंस. सो सातवाहना जो रूलर्स थे उनकी जो हिस्ट्री है वो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस पर ही बेस्ड है. Certain inscriptions found outside India throw valuable light on the relation of India with foreign countries. Ashokan inscriptions clearly indicate that he sent his religious preachers to Burma, Ceylon, the Himalayan Terai, Egypt, Syria, Macedonia, Greece, etc. सो जो हमें विदेशों में इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि भारतीय जो शासक हुआ करते थे उनके रिलेशन दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसा हुआ करते थे. और जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस है वो हमें बताते हैं कि जो अशोका के रिलेशन थे वो किस तरीके से, अशोका के जो धम्मा प्रचारक थे वो किस तरीके से बर्मा गए, सिलोन में भी श्रीलंका को कहा जाता है, हिमालयन टेरे, इजिप्ट वगैरह में जाकर धम्मा का प्रचार करते थे. ओके, नाउ अब कॉइन के बारे में जानते हैं. वेट कीजिएगा. कॉइन. नेक्स्ट टू द इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स आर अनदर इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. सो अगर इंस्क्रिप्शंस को देखा जाए तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन साथ में जो कॉइन है वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए. Hoards of gold, silver and copper coins have been unearthed in different parts of the country, which provide as valuable information regarding Indian history. So यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और कॉपर कॉइन पाए गए हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज न्यूमिस्टिमेटिक. सो जो स्टडी होती है कॉइन की उसे न्यूमिस्मेटी या हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहा जाता है. Numismatic evidence, though comparatively less important than its inscriptional counterparts, forms a very authentic source of information on certain periods of ancient India. So जो coin पाए जाते हैं वो evidence comparatively important कम है यदि हम देखा जा इंस्क्रिप्शन से इनका मैच करें, बट ये हमें वैल्यूएबल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं. It can be broadly divided into two distinct periods, are pre and post Mauryan period. जो ये कॉइन है वो दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, मौर्यन के पहले की हिस्ट्री के बारे में और मौर्यन के बाद के पीरियड की हिस्ट्री के बारे में. कॉइन इन द पीरियड द मौर्यंस आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, द पंच मार्क्ड कॉइन एंड द कॉइन कास्ट इन डाई. सो जो मौर्यन काल के पहले जो हुआ करते थे कॉइन, उन्हें दो भागों में बांटा जाता है, पंच मार्क्ड कॉइन एंड कॉइन जिन्हें डाई के द्वारा कास्ट किया जाता था. दीज कॉइन वर इशूड बोथ बाय द monarchical and the republican states on the one hand and by private merchants, trade guilds
city corporations and other small private bodies on the other. सो ये जो इंस्क्रिप्शंस होते थे तो वो प्राइवेट और ऑफिशियल लोगों के द्वारा लिए जाते थे यूज़ में, जिसमें गिल्ड कॉरपोरेशन वगैरह लाइक लेन देन करने के लिए यूज़ करते थे. द अर्लीस्ट कॉइन मेड मोस्टली ऑफ सिल्वर एंड in a much lesser quantity of copper were the punch marked coin, which did not contain any name but figures and symbols only. So सबसे पहले सिल्वर कॉइन स्टार्ट हुए थे, उसके बाद कॉपर कॉइन मिले पंच मार्क्ड के साथ, और जिनमें नाम नहीं लिखा गया है और ना ही किसी भी प्रकार की डेट है, लेकिन उसमें फिगर और सिंबल बने हुए पाए गए हैं. These coins were made by imprinting symbols on the obverse and reverse by individual punches. We also come across uninscribed cast copper coin and punch-marked coin with symbols. These were made by pouring molten metal in casts bearing the negative of these designs. सो हमें बहुत से जो कॉपर कॉइन है वो प्राप्त होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके की डिज़ाइंस बनी हुई है, पंचमार्क्ड बने हुए हैं, एट्सेट्रा. It is not till after the Greek invention that we come across coins with the names of kings clearly engraved on them. तो ये नहीं है कि ग्रीक जो इन्वेंशन हुआ था इंडिया पर, उससे पहले कॉइन यूज़ नहीं किए जाते थे. द हिस्ट्री ऑफ द Bactrian, Parthian and Scythian princes in India has been reconstructed almost solely on the basis of a carefully study of the coins issued by them. सो हमें बहुत सी जानकारी मिलती है कॉइन्स के साथ, लाइक बैक्ट्रियन, पार्थियन एंड सिंथियन प्रिंसेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है. कहाँ से? कॉइन्स की सहायता से. दीज कॉइन्स कंटेन द बस्ट्स एंड द नेम्स ऑफ द रूलर्स. जो कॉइन है उनमें नेम्स लिखे हुए रूलर्स के. अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द सका रूलर्स ऑल्सो कंटेन द डेट्स अकॉर्डिंग टू द सका एरा, thereby enabling historians not only to draw dynastic list but also determine the chronology of the ruling powers. सो हमें जो शक शासक के जो मिलते हैं कॉइन्स, उसमें शक शासक के द्वारा लिखे गए उनके नाम और उनकी डेट्स मिलती है. Thereafter, plenty of gold coins of कुषाणा and Gupta rulers are also available. So gold coin हमें प्राप्त होते हैं कुषाणा and Gupta rulers के. The Kushana continued the tradition of bilingual Greek and Kharosthi inscriptions, but their coinage also display Iranian and Indian influence. सो जो कुषाणा थे वो बाइलिंगुअल लिखा करते थे, ग्रीक और खरोष्टी लिपि में उनके इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं, लेकिन कॉइन में हमें ईरानी एंड इंडियन इन्फ्लुएंस भी प्राप्त होता है. द नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू द पोस्ट गुप्ता पीरियड इज सेवरली लिमिटेड. सो हमें पोस्ट गुप्ता एम्परर के बाद के जो हमें कॉइन मिलते हैं वो लिमिटेड मिलते हैं. द कॉइन्स ऑफ ग्रेट एम्परर लाइक हर्षा और रूलिंग डायनेस्टीज लाइक चालुक्याज, राष्ट्रकूटाज, Patihara or Pallavas, not to speak of later kings and dynasties, are either unknown or of little significance. Coin have helped us in finding out the names and dates of various rulers, beside helping us indirectly in assessing the economic and religious conditions of the times when they were issued. सो हमें कॉइन्स की सहायता से पता चलता है किस कालखंड में किस राजा के द्वारा और किस लिपि में लिखा गया था. उस कालखंड के हमें रिलीजन, इकोनॉमिक और सामाजिक कंडीशन के बारे में भी कॉइन्स की सहायता से जानकारी प्राप्त होती है. Some historians have endeavored to ascertain the economic conditions of India at different times by scientifically examining the gold, silver and copper coins issued during the concerned periods. The coin provides us information about personal traits of the rulers and the deities they worshipped, besides giving us an idea about the extent of the empire of a ruler. Coins can enlighten us on the various kinds of art and its development, such as the art and writing, the art of modeling its metal, मोल्डिंग मेटल एट्सेट्रा. सो हमें कॉइन्स की सहायता से पता चलता है कि किस तरीके के मेटल यूज़ किए जाते थे, राजाओं द्वारा किस तरीके की बोली जाती थी और किस तरीके की आर्थिक व्यवस्था थी उस कालखंड में. एंड हमें पता चलता है सामाजिक तौर पर किस तरीके से लोगों के अंदर देश के प्रति
भावना थी और किस भगवान को पूजा जाता था. Moreover, coins are also a principal source of our information regarding the various Indian states, both monarchical and republican, that flourished during the ancient period. The history of the Mitra rulers of Panchala, Malwas, and Yudhaya been almost exclusively reconstructed on the basis of their coins. So, बहुत से कॉइन हमें ऐसे भी मिले हैं जिनमें हमें पंचाला, मालवा एंड युधिध्यास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. फाइनली, कॉइन्स इन सेवरल वेज सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू लिटरेचर. मैनी अ टाइम द कॉइन अलोन हैव ब्रॉट टू लाइट certain rulers who were not mentioned anywhere in the literature. For example, in our literature there is a mention of only 3 or 4 Greek rulers in India, whereas about 33 such rulers ruled in India for 2 centuries. So हमें जो प्राप्त होते हैं कॉइन्स, उससे हमें ये भी पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस में हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो कंट्री पर थे 33 रूलर्स आए थे ग्रीक से, लेकिन जो हमें ऐसे 3 और 4 ही मिलते हैं रूलर्स इंस्क्रिप्शंस की सहायता से, कॉइन्स की सहायता से हमें ज़्यादा मिल पाते हैं और ज़्यादा जानकारी हम इकट्ठा कर पाते हैं. नाउ रिमेन्स एंड मॉन्यूमेंट्स. रिमेन्स मतलब अवशेष और इमारतें. ओके, सो in addition to coin and inscriptions, we have other archaeological remains in the form of buildings, pottery, statues of stones, etc. So which helps us in tracing the history of Indian subcontinent. So कॉइन और इंस्क्रिप्शंस के अलावा भी हमारे पास कुछ और इंस्क्रिप्शंस है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जिसकी सहायता से हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं. तो वे कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि इमारतें हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, माफ़ कीजिएगा, मटके हो गए, स्टैचूज़ हो गए, कोई मूर्तियाँ वगैरह, एंड बहुत से मंदिर, मठ वगैरह. Remnants have been found in India even of the prehistoric age. These material remains have proved that human existed in India even during the Paleolithic age. Baluchistan, northwest India, Ganga, Yamuna, Doab, Madhya Bharat, and South India have yielded remnant of the Iron Age, which help us in tracing the social and economic development of the people different times in different parts of India. सो हमें बहुत सी बिल्डिंगें और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज प्राप्त होते हैं जो हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज से इंडियन सिविलाइजेशंस चलती आ रही है. अब यहाँ पर प्री हिस्टोरिक का मतलब ऐसी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त ना होते हैं. ओके, सो उसे प्री हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक कहा जाता है. सो जो हमें इंस्क्रिप्शंस लाइक मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं वो हमें गंगा, यमुना, दोआब के पास मिलते हैं, मध्य भारत में मिलते हैं, साउथ इंडिया में मिलते हैं, जो हमें आयरन एज अर्थात लौह युग के बारे में जानकारी देते हैं. Mehergarh excavation deserve a special mention since Mehergarh located on the bank on the Bolan river in the Kachi plain, Balochistan. So Mehergarh excavation important इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बोलन रिवर के पास स्थित है, काची प्लेन, बलूचिस्तान, करेंटली इन पाकिस्तान में. इज़ द ओनली नोन नियोलिथिक सेटलमेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एट्रीब्यूटेड टू अप्रोक्सीमेटली 7000 BCE. सो एक ही ऐसी साइट है जो न्यूलिथिक सेटलमेंट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की और लगभग 7000 साल पुरानी है. 7000 साल पुरानी, 7000 + 2 अर्थात 9000 साल पुरानी अब हो चुकी है. The excavations at Harappa and Mohenjo-daro tell us the long before the Aryans. There flourished and advanced civilization in the valley of the Indus. So जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमें ये बताती है कि आर्यंस से पहले भी सिविलाइजेशन भारत में फली फूली है. The systematic excavation of the ancient sites like Takshila or the monastic establishment at Sarnath have thrown light upon Buddhist way of life. So जो तक्षशिला और मोनेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट है सारनाथ में वो हमें बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी देते हैं. The stone temples in South India and the brick monasteries in Eastern India still remind us of the great building activities of the past. The
The megaliths reveals the way of life of the people in Deccan from the Iron Age onward. सो बहुत सी ईंटें वगैरह पाई जाती है और बिल्डिंग्स पाई जाती है ईस्टर्न इंडिया में, जो हमें जानकारी देती है उस समय की बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, एंड मैक्थलीज रिवील करती है उस समय की जीवन यापन के बारे में. The most important aspect of archaeological sources is the large number of excavated ruined cities wherein lie a large number of monuments. These excavation can horizontal, where a large surface area is exposed, or vertical, where only a small area is dug vertical to obtain information about stratigraphy. So बहुत जगह पर खुदाई हुई है जहाँ से हमें बहुत से मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग्स और छोटे छोटे मटके वगैरह मिला है. और ये किस तरीके से होता है एक्सकवेशन, या तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में खुदाई की जाती है जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह मिल सके, और या तो एक छोटी सी जगह पर, मान लीजिएगा एक बहुत बड़ी जगह पर ये एक्सकवेशन किया गया पूरी ज़मीन पर, एंड देन ये पूरी ज़मीन के एक छोटे से हिस्से को खोद कर निकाली गई चीज़ों से पता चलता है कि क्या था, क्यों था, कैसे था. The following are the important excavated cities and towns of ancient Indian: Rajgir, ancient Rajgriha, Vaishali, Nalanda, Bodh Gaya, etc. In Bihar, Peshawar, ancient Purushpur, Takshila, etc. In northwestern frontier province and the Punjab, Ujjain, Sanchi, etc. In Madhya Pradesh, Bairat, Rairah, Sambhar, etc. In Rajasthan, Langhanaj, Patan, अमरेली एट्सेट्रा. इन गुजरात, कोल्हापुर, कोंडापुर एट्सेट्रा. माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक है तो इसे मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ. सो वैशाली, नालंदा, बोध गया तक तो ठीक है, लेकिन बिहार, पेशावर एंड एंशिएंट पुरुषार्थ, तक्षशिला एट्सेट्रा, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड द पंजाब, उज्जैनी, सांची एट्सेट्रा, ये मध्य प्रदेश में है. बैराट, रायरह, सांबर एट्सेट्रा, ये राजस्थान में है. लंघंज, पाटन, अमरेली एट्सेट्रा, ये गुजरात में है. कोल्हापुर, कोंडापुर एट्सेट्रा इज इन दक्कन. चंद्रावली, ब्रह्मगिरी एट्सेट्रा इन मैसूर. अमरावती, नागार्जुन कोंडा एट्सेट्रा इन आंध्र प्रदेश. वीरपट्टनम एट्सेट्रा इन तमिलनाडु. मथुरा, वाराणसी, सरस्वती, कौशंबी, हरिचत्रा, हस्तिनापुर इज इन यूपी. परिशासुर, अवंतीपुर एंड मारतांड एट्सेट्रा इन कश्मीर. ओके. Special mention may be made here of the Harappan civilization of Indus Valley, excavated partially in Mohenjo-daro and Chanhu-daro in Sindh, and partially in Harappa in the Punjab during the later phase of British in India, with extensive excavation in post-independent period. Sites have been discovered in a large area consisting northwestern in Rajasthan and the Deccan. So अंग्रेजों के आने के बाद 1921 में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है. ओके. Miscellaneous finds: relics of Indian sculptures are and paintings, ruins of Buddhist stupas and monasteries, images of Buddhist and Hindu gods are, and many manuscripts written in Indian languages and Indian alphabets have been unearthed at various parts of Central Asia, China, Korea, Mongolia, Japan, Tibet, Burma, Thailand, Malaysia, Indonesia, Java and Sumatra, etc. Angkor Wat in Cambodia and Borobudur in Java testify the spread of Indian culture of the country. So भारतीय जो संस्कृति का, कल्चर का जो स्प्रेड था वो इन कंट्रियों में था. यहाँ से हमें मूर्तियाँ आज भी प्राप्त होती है जब यहाँ पर खुदाई की जाती है, एक्सकवेशन किया जाता है. A scientific examination of buildings, monument and works of art throws much light on the social and religious conditions prevailing in ancient time. The wall painting of Ajanta and Ellora caves, different statues of Buddhas, clay seals and pots of the Indus Valley civilization are but a few examples, which point out the artistic skill of Indian in ancient time and help us in discovering ancient Indian culture. The temples of Deoghar in Jhansi and Bitargoniar, Kanpur throw light on the artistic activities of Gupta. The excavation at Sarnath have added to our knowledge regarding Buddhism
एंड अशोका। सो हमें जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं और जो मॉन्यूमेंट मिलते हैं, उससे हमें आर्टिस्टिक हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि उनका कौशल कैसा था। अब कंक्लूजन पर आते हैं, निष्कर्ष पर। Summing up, it may be said that the archaeological sources provide us valuable information on political, socio-economical, and religious conditions in ancient India. Butage category of source shave their own specific potential as well as limitation. Writing of an objective and comprehensive history involves a careful examination and correct interpretation of all the available sources material. Therefore, the attempt should be to corroborate to the archaeological evidence with the literary evidence in order to reconstruct a reliable history of our ancient past. तो जब पुरातात्विद या आर्कियोलॉजिस्ट किसी चीज़ का पता लगाते हैं, किसी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं, तो वो उन चीज़ों की स्पेशलाइजेशन करके उन चीज़ों के बारे में जानकारी करते हैं। जैसे कि एपिग्राफी कौन देखेगा? इंस्क्रिप्शन को। ओके, एपिग्राफी तो जो होंगे वो इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, जो कॉइन को देखेंगे वो मुद्रा शास्त्री होंगे, और जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह को देखेंगे वो बिल्डिंग्स के जो होते हैं स्पेशलिस्ट वो देखेंगे। तो हर चीज़ को बारीकी से समझा जाता है, सोचा जाता है और पढ़ा जाता है, उसके बाद ही उसे बताया जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, पॉज कीजिएगा वीडियो को और पढ़िएगा और इनके आंसर दीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में। और जो हमने पढ़ा उसके बारे में हम समअप कर लेते हैं। ओनली एन इम्पार्शियल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन विदाउट एन एक्सपेक्टेशन एंड प्रीजस्टिस कैन हेल्प इट द रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। सो किसी पर प्रीजुडिसेस नहीं दे सकते कि पहले ही बता दे कि ये इसके कालखंड का है, उसके है वगैरह वगैरह। सो इस पर पहले पूरी रिसर्च, हिस्ट्री और स्टडी की जाती है। देन राइटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंस, तो कुछ लिखने से पहले उसकी स्टडी की जाती है। यहीं पर है आर्कियोलॉजिस्ट पूरे सोर्सेज को मैच करते हैं। अगर हमें किसी साइट पर एक सोर्स मिला है तो दूसरी साइट में पाए गए उस सोर्स को भी मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर वो एक राजा के समकालीन होता है तो वे बताते हैं कि ये इन राजा के दौरान हुआ था। ओके, सो सभी सोर्सेज को वो क्रमबद्ध तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये कुछ आंसर्स है जो मैंने पार्ट 2 में आपसे पूछे थे क्वेश्चन उनके, तो आप चेक कर लीजिएगा आपकी प्रोग्रेस। एंड देन ये कुछ बुक्स है, यदि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 में। धन्यवाद।